पेशेंट को कई तरह की दिक्कत हो सकती है। उसे चेस्ट पेन हो सकता है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, घबराहट हो सकती है, पसीने आ सकते हैं, धड़कन तेज या कई बार स्लो हो सकते हैं। यही ब्लॉकेज जब एक क्रिटिकल 70% से ऊपर जब आने लगता है और कई बार ये अचानक से 100% हो जाता है बंद, तो उस समय हृदय आघात या हार्ट अटैक बोलते हैं हम लोग पेशेंट को आता है। जोहार, नमस्कार। मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07। आज हम लोग बात करना है हृदय रोग के लेके। इंडिया में अभी जब से कोविड खत्म हुआ उसके बाद से हृदय रोग के मरीज काफी बढ़ते जा रहे हैं और इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल रांची से। तो चलिए सर से हम लोग बात करते हैं। तो सर, स्वागत आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू हांसू जी, मुझे आप अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और मैं आपके चैनल से आपके दर्शकों तक हृदय से जुड़ी जानकारी, हृदय की जो बीमारियां हैं के बारे में आज बहुत कुछ शेयर करूंगा। सर, सबसे पहले हमारे दोस्तों एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम है विनीत कुमार मिश्रा। मैं मेदांता हॉस्पिटल इडवा में एज ए कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं सभी तरह के जो भी हार्ट की परेशानियां हैं उनका मेडिकल मैनेजमेंट से लेके जो भी सर्जरी, माइक्रो सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी तरीके से, जैसे हार्ट अटैक, उनकी एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, पेसमेकर, या बच्चों के दिल में छेद है उनका इलाज, या किसी की धड़कन कम चल रही है, पेसमेकर, आईसीडी, सीआरटीडी, ये सब सारे इंटरवेंशन मैं वहाँ पे करता हूँ। इसके अलावा मेरा एक और भी क्लिनिक है, निदान कार्डियो केयर बरियातू में। वहाँ पे भी मैं इवनिंग में पेशेंट को देखता हूँ। सर, सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज में क्या अंतर है। ये काफ़ी कॉमन सा सवाल है और मरीज के दिल में हमेशा ये कन्फ्यूजन मन में एक बना रहता है कि हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक वो एक ही चीज़ समझते हैं। देखिए, हार्ट अटैक में क्या होता है, जैसे हार्ट में हमारे सारे ऑर्गन को ब्लड पाए जाते हैं, वो ब्रेन को, किडनी को, लिवर को, इंटेस्टाइन को, बट हार्ट को भी सरवाइव करने के लिए उनकी दीवार में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स ने, जिसको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, जनरली 3 कोरोनरी आर्टरी होती हैं, एक राइट साइड की और 2 लेफ्ट साइड की। तो अगर इनके ल्यूमेन में प्लाक डिपोजिशन, प्लाक कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो, अगर इनकी डायमीटर कम हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी स्टेनोसिस, तो वो स्टेनोसिस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हार्ट की दीवार में जो है प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने से पेशेंट को कई तरह की दिक्कत हो सकती है। उसे चेस्ट पेन हो सकता है, उसे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, घबराहट हो सकती है, पसीने आ सकते हैं, धड़कन तेज या कई बार स्लो हो सकते हैं। सर, तो हार्ट अटैक में यही ब्लॉकेज जब एक क्रिटिकल 70% से ऊपर जब आने लगता है और कई बार ये अचानक से 100% हो जाता है बंद, तो उस समय हृदय आघात या हार्ट अटैक बोलते हैं हम लोग पेशेंट को आता है। सर, हृदय रोग के क्या क्या लक्षण और कारण क्या है। हृदय रोग के आमतौर पे बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे सबसे कॉमन जो आप बता रहे हैं कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, चेस्ट पेन के साथ कई बार पेशेंट्स आते हैं। चेस्ट पेन कई तरीके से, कई बार गैस की समस्या भी होती है, उसमें भी चेस्ट पेन का प्रेजेंटेशन हो सकता है। बट हृदय रोग के कारण जो चेस्ट पेन होता है उसके कुछ बेसिक लक्षण हैं, जैसे वो सेंटर ऑफ चेस्ट में स्क्वीजी लग रहा है, कि पेशेंट बताएंगे कि हाँ कुछ सर यहाँ पे भार जैसा, वजन जैसा रख रहा है। कई बार ये दर्द सेंटर ऑफ चेस्ट में होके दोनों हाथ में रेडिएट होते हैं, जबड़े में जाएंगे, कंधे में जाएंगे। आप कोई भारी काम करते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं या साइकिल चलाते हैं, उस समय ये पेन स्टार्ट हो सकता है। अगर आराम करने से उसमें रिलीव हो सकता है। तो ये सब लक्षण हैं हृदय रोग के कारण जो चेस्ट पेन होते हैं उसके। कई बार पेशेंट्स बस सांस फूलने की दिक्कत से आ सकते हैं, कई बार उनके हाथ पैरों में, चेहरे में सूजन आ सकता है। कई बार हृदय रोग के कारण से पेशेंट को चक्कर, बेहोशी, कई बार उनकी नब्ज 25-30 की हो जाती है, जिसके कारण ब्रेन को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता और पेशेंट बताते हैं कि चक्कर खा के बेहोश होकर गिर गए। तो चक्कर, बेहोशी भी लक्षण हो सकते हैं। सीने में दर्द, सांस फूलना, घबराहट आना, धड़कन तेज होना अचानक से, तो ये सब, हाथ पैरों में सूजन आना, तो ये आमतौर पे हृदय रोग के लक्षण होते हैं। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम हो तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से मिलके चेक कराना चाहिए। सीने में दर्द हो, काम करने में सांस फूले, हाथ पैर में सूजन आए, धड़कन तेज हो जाए,
तो इन सब चीज़ों को सर ध्यान में। हृदय रोग से बचने के लिए क्या हम लोग करें? हृदय रोग से कई बार कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम मॉडिफाई करते हैं, बोलते हैं कि मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। जैसे हैं कि अपने लाइफस्टाइल में हम लोग चेंज ला सकते हैं, कि जैसे आजकल हो गई इतनी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोग दौड़ भाग रहे हैं, सुबह से शाम तक स्ट्रेस ले रहे हैं, सीडेंट्री लैपटॉप पे बैठ के घंटों काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। उनकी जो फूड हैबिट्स हैं, जंक फूड्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को हम लोग अवॉइड करें। स्ट्रेस कम से कम लें, हेल्दी लाइफस्टाइल, सुबह में 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जिम में जाके बहुत एक्सर्शन करने का, आप सिंपल साइकिलिंग, स्विमिंग या ट्रेडमिल पे जॉगिंग कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम अपने फूड हैबिट्स में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इंक्लूड करके, जो तली भुनी चिकनाई वाली चीज़ें हैं उनको कम से कम खाएं। मोरलेस अवॉइड तो नहीं करते हैं कि हाँ एकदम, बट उनका सेवन कम से कम करें। ओकेजनली वन अल्कोहल, स्मोकिंग, जो युवाओं में आजकल हम लोग देखते बहुत हैं कि कॉमन 25 हो से गया। 30 साल के हार्ट अटैक लेके आ रहे हैं। स्ट्रेस एक कारण है, दूसरा कारण तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। पहले जो 50-60 साल में होता था हार्ट अटैक, आज हम लोग देखते हैं 30 साल 35 साल में हार्ट अटैक लेके यंग एडल्ट्स आ रहे हैं। खेलते खेलते उनको हार्ट अटैक हो रहा है, जिम में हार्ट अटैक हो रहा है, वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। इसके कारण से भी कई बार दूसरी फैक्टर जो है नॉन मॉडिफाइबल, अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो इनका समय समय पे जांच करवाते रहें, और उसके लिए जो भी आपके डॉक्टर, फिजिशियन जो आपको एडवाइस करते हैं उसको एडहेयर करें आप। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि हाँ सर, हम ब्लड प्रेशर खाते थे फिर छोड़ दिए, जब मेरा मेरा बढ़ता है तब खाते हैं, लेकिन ये कई बार काफ़ी घातक हो सकता है। अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक आने का रिस्क रहता है, ब्रेन हेमरेज का रिस्क, किडनी इंजरी का रिस्क। तो आप अपने ब्लड प्रेशर को मेजर करवाते रहिए, है ना। 40 ईयर हैं तो हर साल एक बार करवाइए, और अगर बढ़ा है आपके फिजिशियन जो दवा दे रहे हैं उसको खाइए। साथ में शुगर अगर है तो टाइम टू टाइम अपनी फास्टिंग पीपी ब्लड शुगर करके अपने फिजिशियन से मिलके अपने ब्लड शुगर लेवल को, अपने लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रख के, स्मोकिंग को छोड़ के, हेल्दी लाइफ, इन सब चीज़ को करके हम अपने हृदय रोग को रोक सकते हैं। सर अगर हम बात करें जन्मजात जो हृदय रोग होता है, जैसे दिल का छेद हो गया, बच्चों में दिल का छेद होना या ब्लॉक को सिकुड़ना, ये क्या है? यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार मरीज को बचपन में 2 साल 4 साल 5 साल में बार बार सर्दी खांसी की शिकायत होती है ना। वो अपने गांव में किसी फिजिशियन से या किसी क्वैक से इलाज किया और थोड़ा बहुत सर्दी खांसी की दवा ली, ठीक हो गया, और उसको नेग्लेक्ट करते जाते हैं। लेकिन इन छेद होने के कारण जो है हृदय में दो साइड, लेफ्ट और राइट साइड की ब्लड की मिक्सिंग होती है, प्योर और इम्प्योर ब्लड। और कई बार इसके कारण से क्या होता है कि जो फेफड़े की नली की प्रेशर बढ़ जाती है, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। और एक लिमिट से ज़्यादा जब ये हो जाता है तो उस समय फिर ऑपरेशन से भी उसका इलाज संभव नहीं होता है। तो बच्चों को बार बार सर्दी खांसी जुकाम होना, बार बार निमोनिया होना, इन सब चीज़ों को जब शिकायत अगर हो तो उन्हें एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिल के एक सलाह लेना चाहिए कि उनके दिल में कोई छेद तो नहीं है। अगर वो छेद है तो कई मामलों में हम लोग, जैसे वो बिना मेजर ऑपरेशन के क्लोज हो जाता है, छतरी से, एक दूरबीन से उस छेद को बंद कर सकते हैं हम लोग। बच्चों में नीला पड़ना हो, सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होना, हाथ की उंगली क्लबिंग बोलते हैं, एबनॉर्मल वो होना, तो ऐसे चीज़ अगर उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो, वो बार बार खेलने धूपने में या कोई एग्जर्शन से नीले पड़ते हो, सांस लेने में तकलीफ, बार बार अगर उनको सर्दी खांसी के लिए एडमिट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो एक इको करके ज़रूर से रूल आउट करना चाहिए कि कोई उनके दिल में शंट तो नहीं है, कोई छेद तो नहीं है जिसके कारण प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग तो नहीं हो रही है। सर एंजियोग्राफी क्या होता है? एंजियोग्राफी, ये बहुत ही आम भाषा में हम तो कहें कि एंजियोग्राफी, जैसे ही एंजियोग्राफी का नाम आता कई बार मरीज घबरा जाते हैं, बहुत क्या एंजियोग्राफी है। तो आम भाषा में हम लोग समझाएं तो बस जैसे हम लोग हाथ की नस में, अर्टरी में एक हम स्मॉल पाइप सा, वो 2 mm 3 mm डायमीटर है, वो जैसे कैनुला जैसे इंजेक्शन के लिए हम लोग लगाते हैं, उसको लगा के उसमें हम लोग
कंट्रास्ट डाई डालते हैं और उसका फ्लो देखते हैं कि हार्ट के सारे नस में सही से हो रहा है या नहीं। उसका एक फ्लोरोस्कोपी में हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं कि यहाँ से डाई इंजेक्ट करते हैं, हाथ में एक कैनुला लगाया, डाई इंजेक्ट किया और कैमरे में फ्लोरो में उसका फोटो हम लोग देखते हैं कि सब हार्ट के सारे हिस्से में ब्लड अच्छे से पहुंच रहा है या नहीं है, कहीं सिकुड़न तो नहीं है। तो इसमें हम एंजियोग्राफी करके देखते हैं। सर हम बात करें इस स्टेंट क्या है और स्टेंट डालने के बाद सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए और इसके उपचार क्या है? स्टेंट जैसे स्टेंट एक मेटालिक स्कैफोल्ड होता है, कोबाल्ट, क्रोमियम या निकेल, और उसमें कुछ ड्रग्स रहते हैं। ओल्डर डेज में विदाउट ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट होते थे। आजकल नई टेक्नोलॉजी आए, बहुत सी एडवांसमेंट आ गई हैं कि मेटालिक स्कैफोल्ड के अंदर कुछ ड्रग्स हैं जो कि आर्टरी पे वापस उसके सिकुड़न को रोकते हैं। तो एक मेटालिक स्कैफोल्ड है जिसके अंदर कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं जो कि वापस से आर्टरी को सिकुड़ने से बचाते हैं। जैसे कोई हम लोग एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी में देखा कि कहीं पे ब्लॉकेज 80%, 90% या 95% है, तो हम लोग उसके थ्रू एक वायर ले जाते हैं और उस ब्लॉकेज को उस वायर के ऊपर एक बलून ले जाते हैं, है ना, और बलून से उस नस को जहाँ पे सिकुड़न है उसको फैला के और वापस वो नस फिर से ना सिकुड़े, इसके लिए वहाँ पे एक मेटालिक स्कैफोल्ड, जिसको आपने स्टेंट बोला, आम भाषा में स्टेंट बोलते हैं, वहाँ ले जाके उसको इन्फ्लेट करते हैं ताकि वापस से वो नस में सिकुड़न ना आए और आगे ब्लड का सप्लाई जो है प्रॉपरली तरीके से होता रहे, जिससे कि जो मायोकार्डियम है उसके प्रॉपर ब्लड सप्लाई से वो हिस्सा हार्ट का मरने से बच जाए। कई आम तौर पे कई बार हार्ट अटैक के मरीज आते हैं, 100% नस बंद रहता है, तो इसमें हम लोग उनको एडवाइस करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम उस नस को खोलने से, ताकि उस हिस्से का ब्लड सप्लाई हम खोल सके। आम भाषा में जैसे कोई पेड़ है, लंबे दिन तक अगर उसमें आप पानी नहीं डालते हैं वो सूख जाता है, उसके बाद आप उसमें पानी भी डालेंगे वो जीवित नहीं हो पाएगा। इसी तरह से हार्ट का जो वो हिस्सा है जहाँ का सप्लाई 100% बंद हो गया, अगर उसको टाइमली आप एंजियोग्राफी करके, एंजियोप्लास्टी करके नहीं खोलते हैं तो वो हिस्सा धीरे धीरे से मरने लगता है ना, और इस तरह से हार्ट की पंपिंग काफ़ी कम होने लगती है। बार बार मरीज हार्ट फेलियर के सिम्टम लेके, सांस फूलने की दिक्कत से अस्पताल में भर्ती होना, क्योंकि वो बहुत बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया, क्योंकि टाइमली आपने उस नस को खोला नहीं, और जिससे कि हार्ट के बहुत बड़े पार्ट्स का वो डेड हो गया। आम भाषा में कहें तो वो क्षतिग्रस्त हो गया परमानेंटली। तो सर हम बात कर रहे हैं जो हृदय रोग के जो पेशेंट है, वो बहुत बड़ा एक कॉमन मिथ रहता है कि जो पेशेंट है हृदय रोग, उनको डाइट में क्या लेना चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए उनका? खान पान, अगर देखिए हृदय रोग के साथ साथ बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। डायबिटीज़ अगर हैं, हाइपरटेंशन है, तो सबसे पहले तो डायबिटिक डाइट एडवाइस करते हैं, जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि जो शुगर रिच है, जिनके कैलोरी इंडेक्स ज़्यादा है, उसको अवॉइड करें, है ना। फ्रेश फ्रूट्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है उसको अवॉइड करें, अल्कोहल अवॉइड करें, है ना, चिकनाई वाली चीज़ों का सेवन कम से कम करें। डायबिटीज़ हैं तो प्रॉपरली टाइम टू टाइम अपना शुगर टेस्ट कराएं। चावल, आलू, चीनी, मिठाई, फल का जूस, ये सब चीज़ उनको हम लोग अवॉइड करने बोलते हैं, और अकॉर्डिंगली टाइम से अपनी ब्लड शुगर फास्टिंग बीच बीच में चेक करवाते रहें, और अकॉर्डिंगली अपने दवा को भी स्केलेट डिस्केलेट करते रहना चाहिए। सर हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट क्या है? हार्ट अटैक में दो तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, अर्ली प्रेजेंटर, लेट प्रेजेंटर। कई बार आपको मैंने बताया कि मरीज 2-3 दिन, 4 दिन बाद हमारे क्लिनिक में पहुंचते हैं कि सर थोड़ा 2-3 दिन पहले मुझे जलन हुआ था, गैस था, हम गैस का दवा खा लिए, उस समय तो थोड़ा कम हो गया, उसके बाद फिर से उनको चेस्ट पेन शुरू हो गया, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग एक बेसिक ईसीजी ट्रॉप्टी करके उनकी डायग्नोसिस बनाते हैं। ईसीजी में कुछ क्लू आ रहे हैं कि एसटी सेगमेंट्स एलिवेशन, डिप्रेशन, ट्रॉप्टी की टेस्ट होती है, उसमें करके हम लोग कंफर्म करते हैं। फिर इको में देखते हैं कि हार्ट अटैक आया है वो, उससे हार्ट को कितनी क्षति हुई है, उसकी पंपिंग कितनी, कोई वाल्व का लीकेज तो नहीं है, और अकॉर्डिंगली हम लोग फिर फर्दर उनको कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे खून पतला करने की दवा, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल,
लिपिड प्रोफाइल के लिए कंट्रोल के लिए कोलेस्ट्रॉल लोडिंग ड्रग्स, स्टैटिन, एंटीकोगुलेंट्स जैसे हम लोग हिपैरिन देते हैं ताकि कोई थक्का अगर हार्ट के अंदर बना है हार्ट की नस में तो वो कम हो और उसका फर्दर प्रोपगेशन ना हो। तो एंटीप्लेटलेट, स्टैटिन और हार्ट रेट को कम करने के लिए भी, क्योंकि जितना हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा मायोकार्डियम का ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा रहेगा, तो हम हार्ट रेट को एक डेफिनेट रेंज में रखते हैं, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो ये तो आम भाषा में मेडिकल मैनेजमेंट हो गया कि खून पतला करने की दवा दी है एंटीप्लेटलेट, क्योंकि जो भी हार्ट अटैक आता है उसमें आम भाषा में समझे तो हार्ट के नस में खून का थक्का बन जाता है जिसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर और एंटीप्लेटलेट वो क्लॉट बनाते हैं। तो फर्दर उसका प्रोपगेशन ना हो तो हम लोग प्लेटलेट को डीएक्टिवेट करने के लिए कोगुलेंट्स को एंटी कोगुलेंट दे ताकि फर्दर क्लॉट का प्रोपगेशन ना हो, है ना। और कुछ जो टाइमली अगर किसी को हार्ट अटैक आया, चेस्ट पेन हुआ, टाइमली डायग्नोसिस हो गया तो हम लोग थ्रोम्बस जो बनता है, जो क्लॉट बनना, उसको क्लॉट डिजॉल्व करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, टेनेक्टिप्लेज, अल्टीप्लेज ये सब दवा है विद इन 12 आवर कि मान लीजिए यहाँ से 200-400 किलोमीटर पे है, कंसल्ट किया डॉक्टर को कि हाँ ईसीजी करा लिया, क्योंकि आजकल सब जगह पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कैथ लैब की फैसिलिटी। तो रिमोट एरिया में जो जहाँ से आने में 200-300 किलो इसको टाइम, तो ईसीजी करा के हाँ एसटी एलिवेशन है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो खून थक्का गलाने वाले इंजेक्शन वहीं पे हम दे दें ताकि जो थक्का बना है वो 100% जो बंद हो गया उससे थक्का को अगर आप उससे गला देते हैं ताकि आगे का ब्लड फ्लो कुछ स्टार्ट हो जाए और वो हार्ट का वो हिस्सा जो है परमानेंटली डैमेज होने से बच जाए। ये तो हो गई मेडिकल लैंग्वेज में कि हम क्या क्या दवा दे सकते हैं, एंटीकोगुलेंट्स, खून पतला करने की दवा, एंटीप्लेटलेट्स या थ्रोम्बोलाइटिक जो थ्रोम्बस बना है, क्लॉट बना है, उसको गलाने के लिए कुछ इंजेक्शंस। और इसके अलावा उनको टाइमली एंजियोग्राफी कराना चाहिए कि हाँ आप स्टेटस देखिए कि 3 नस में कितने में ब्लॉकेज है। जैसे आम भाषा में कहें तो 60-70% तक अगर ब्लॉकेज रहता है तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, है ना, उसको प्लेन मेडिसिन पे रखें। अगर वो ब्लॉकेज 70%, 80%, 90% है तो उसको खोलना ज़रूरी रहता है ताकि आगे वाले हिस्से में ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से हो पाए, क्योंकि हार्ट है तभी वो हार्ट सारे ऑर्गन को ब्लड पंप कर पाएगा। अगर हार्ट ही कमज़ोर हो गया आपके ब्रेन को, आपके किडनी को, आपके लिवर को, इंटेस्टाइन को भी कम ब्लड पहुंच पाएगा, है ना। तो हार्ट का ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करना इसलिए जल्दी से जल्दी ज़रूरी होता है। तो उस मामले में एंजियोग्राफी करके अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा रहता है 70%, 80%, तो उसको हम बलून से डायलेट करके उसके अंदर स्टेंट डालते हैं ताकि वो फिर से सिकुड़न उसमें ना आए और प्रॉपर ब्लड सप्लाई दिल की दीवार पे होती रहे। धन्यवाद सर हमारे साथ इतनी अब जानकारियां साझा करने के लिए। थैंक यू। और आप लोग को भी अगर इस तरह का कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे सर ने बताया हार्ट ब्लॉकेज के जो सिम्टम्स है, हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स है, तो आप आके सर के क्लिनिक या फिर मेदांता हॉस्पिटल रांची में जाके सर से मिल सकते हैं। धन्यवाद।